हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक एवरीबॉडी। सभी लोगों का स्वागत है आज के एक और महत्वपूर्ण क्लास में। सीटेट 2022 का हमारा जो महायुद्ध है उसमें मैथ पेडागोजी के लिए हम सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर जूम में जो हमारे सुपर 50 बैच के बच्चे हैं उनके लिए हम जुड़े रहते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है। हमारा ये 4th सेशन है मैथ पेडागोजी का, और एक दो सेशन होगी, फिर हम लोग हिंदी में चलेंगे और भी काफी चीजें करेंगे। तो सभी लोग के सामने अब क्वेश्चंस आएंगे, डिस्कस करना है। जूम पे हम इसलिए क्लास कर रहे हैं ताकि आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस जगे, आपके अंदर वो अपनी वीडियो में रिप्रेजेंट करने की क्षमता जगे, आपके अंदर वो बोलने की क्षमता जगे, जिसका मौका भी यहाँ पर आपको मिलेगा या मिल रहा है। और रेंडमली क्वेश्चंस में आपको मौका भी मिलता है, तो आपको भी बताना, या कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप चैट में लिख सकते हैं और आपको, है ना, उसके जो है बताई भी जाएंगी, जो भी डाउट होगा या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, जब भी जिसको मौका मिले अपने चैट में बता देना है। कोई भी क्वेश्चन पे अगर कुछ बोलना है तो जिनको भी मौका मिलेगा उनको बोलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। एवरीबॉडी बी रेडी। आपके सामने आ रहे हैं अब क्वेश्चंस और उस पर डिस्कस करेंगे। और भी काफी सारे प्लान्स हैं, लेकिन आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बार सारे बच्चे बता देंगे कि आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म। सब लोग चैट में बता देंगे कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिए, और सबसे पहला क्वेश्चन का उत्तर करेंगे सब लोग। क्या है? द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन आर। मूल्यांकन के उद्देश्य, ठीक है, क्या है? तो यह जानने के लिए कि हमारे छात्र ने कितना गणित सीखा है। अच्छा, कोई ऐसे हैं बच्चे, यहाँ तो डी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सारी चीजें सही है। कोई ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली उनके हिसाब से मूल्यांकन मतलब होता क्या है? एनीबॉडी? फटाफट एकदम रेडी रहिएगा, और जैसे ही मौका मिले तुरंत बोलना है उस पर। चलिए, सोनी रानी, बताइए आपके हिसाब से कि मूल्यांकन है क्या बेसिकली? जी सर, जी, मूल्यांकन बच्चों का मतलब इवैल्यूएशन करना होता है। इसमें बच्चों ने क्या सीखा है। टीचर ने तो अपना मतलब जो भी नॉलेज होता है उन्होंने दे दिया, जी, तो सब बच्चों को एक तरीके का नॉलेज दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। जी। इसमें किन बच्चों ने क्या क्या सीखा, क्या किस टॉपिक पे क्या उनके है, तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो उन्होंने क्या सीखा, किस टॉपिक में पीछे रह गए हैं, तो उसमें डायग्नोसिस किया जाता है। जी, मूल्यों का अंकन करने के लिए सर मूल्यांकन किया जाता है। जी। इसमें टीचर एक्सेलेंट, का, स्टूडेंट का, सबका योगदान होता है। एक्सेलेंट, 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 बहुत बढ़िया। सोनी ने बताया। देखिए, मूल्यांकन पढ़ाना एक तरफ, मूल्यांकन करना एक तरफ। तो बच्चे ने क्या सीखा है, किस चीज में कमजोर हैं, अब उनका रिपोर्ट बनाएंगे। इन सभी चीजों में मूल्यांकन काम आता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बच्चे को ग्रो करना है ना एवरीबॉडी? तो बच्चे ग्रो नहीं करेंगे तो पढ़ाने का मतलब नहीं। आज आप लोग इतना मेहनत करके जुटे हैं यहाँ पे, तो बीच बीच में मैं मूल्यांकन भी करूंगा। जैसा मैंने कहा कि अपने यॉप एजुकेशन पे टेस्ट भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आपने मूल्यांकन नहीं किया और आपने रियलिटी में देखा नहीं कि बच्चे ने ग्रो किया कि नहीं किया, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना? तो वो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग। देखिए, प्याजे सिद्धांत के अनुसार, ये आपको सीडीपी में भी पूछा जाता है, अभी यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। तो किस समय पर बच्चा अधिक तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? सब लोग आंसर करेंगे कि किस स्टेज में बच्चा अधिक तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। एट विच स्टेज? सब लोग आंसर करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। प्याजे सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अधिक तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? यहां पर बहुत लोग डी और सी में कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों, पता है क्यों सी करेक्ट आंसर होगा? इसलिए सी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, पहली बात तो स्थूल में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। तो स्थूल
मतलब ही होता है मूर्त। एक्सेलेंट, निधि ने बोला स्थूल ही मूर्त है, बिल्कुल। और आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे लिखा है अधिक तार्किक, तो ये तो औपचारिक में होना चाहिए। जी नहीं, औपचारिक का मेन फोकस होता है अमूर्त। तो जब हमको ये पूछेगा कि कब अधिक अमूर्त या कि जो सामने नहीं है उसके बेसिस पे भी करने लगता है, तब हम डी लगाएंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा है कि कब अधिक तार्किक सोचने लगता है, तो मूर्त लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा तो थोड़े मोड़े तर्क बचपन से ही लगाता है, यस या नो। तो इसलिए अधिक तार्किक वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसकी 7 से 11 साल होती है तब तक होता है। राइट एवरीबॉडी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और 10 सेकंड के अंदर सब लोग आंसर करिए। अभी सब लोग बताएंगे, सबको आवाज अभी जा रही है? बीच में आवाज थोड़ी सी ये हुई थी। एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म। ओके चलिए, वेरी गुड। तो हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया था ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कोई डाउट बचा होगा, सभी लोग ये चीज जानते हैं। हाँ वेरी गुड। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। The progress and improvement of mathematics are linked to the prosperity of the state. गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़े हुए हैं। ये बात किसने बोला कि गणित की जो प्रगति है और जो सुधार है वो राज्य की समृद्धि से जुड़े हुए हैं? देखिए गणित को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये चीज आपको मानना भी पड़ेगा। क्योंकि गणित की जब भी हम बात करेंगे ना बच्चों, हर टाइम पर किसी भी काम को अगर हम करते हैं इस दुनिया में तो वो गणित से ही जुड़ा होता है। और ये बात गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि और प्रगति से जुड़े हुए हैं। ये बात कोठारी आयोग में नहीं कहा गया था, ये बात नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। ये बात नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। निधि ने करेक्ट आंसर दिया है और भी कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। कोठारी आयोग में ये क्या कहते हैं, प्रगति की बात नहीं की गई थी, मतलब राज्य की समृद्धि से नहीं जोड़ा गया था। गणित की प्रगति पर कोठारी आयोग में काफी बात किए गए, मैं मानता हूं, लेकिन राज्य की समृद्धि से जुड़े हुए हैं ये बात नहीं की गई थी। नेपोलियन ने कहा था कि जो हमारा स्टेट है, हमारा जो राज्य है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, ये चीज डिसाइड होगा गणित की प्रगति से। मैथमेटिकल अप्रोच जितना ज्यादा होगा, गणितीय करण जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारे राज्य का प्रगति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वान हिल्ले का जो है आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछता है कि किस स्तर पर दृश्य बोध और गैर मौखिक संचार का बच्चा उपयोग करता है। सब लोग बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि ये इनका बच्चे का जो चाक्षुषीकरण स्तर है ना, आप सभी लोग इस चीज को समझते हैं। चाक्षुषीकरण जो है, जहां पर देखने की बात करते हैं, कल के भी जो मीटिंग में हमने ये बात डिस्कस किया था कि बच्चे का जो चाक्षुषीकरण है, जहां पर कि विजुअलाइज कर पाते हैं, जो सबसे पहला स्तर है, इसी स्तर पर हम लोग किसी चीज का दृश्य बोध करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग चाक्षुषीकरण स्तर पर किसी चीज को देखते हैं, दृश्य बोध करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रीड विधि एक लिखित विधि है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीड विधि है ना। ग्रीड विधि के बारे में कोई अगर बता सकेंगे तो मुझे बताइए, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग क्या कहते हैं, अच्छे क्वेश्चन पर भी बता सकते हैं। कोई बता सकते ग्रीड विधि क्या है बेसिकली? संगीता आप बता सकते हैं? ओके बताइए तो संगीता, ग्रीड विधि क्या है? यस सर, ग्रिड विधि में गुणा के माध्यम से बताया जाता है। ये आप पहले भी बताएं कि इसमें ना जैसे कोई आंकड़े हैं उनको जोड़ के नहीं, घटा के नहीं, बल्कि गुणा के माध्यम से, कि कैसे हम जैसे 2 into 4 है उसको क्या 8 करते हैं, तो इसमें बताया जाता है ग्रिड पद्धति। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू। इसमें और चीज मैं यहाँ पर अभी जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि
संख्या के दहाई होते हैं, इकाई होते हैं, है ना। तो आप देखिएगा बचपन में जब गुना करने सिखाया गया था तो ऐसे विभाजित करके सिखाया गया था ना, कि पहले इकाई का इकाई इससे, इकाई से, फिर दहाई से, फिर दहाई का इकाई से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, तो ये घटकों में तोड़ के, मतलब इसको पार्ट में तोड़ के हम करते हैं और चरण बाय चरण गुना करते हैं। मतलब अगर हमको 45 गुना 35 करना है तो पहले हम 5 को इससे करेंगे, इससे करेंगे, फिर 3 को इससे करेंगे, इससे करेंगे। यही बेसिकली हमारा ग्रीड विधि, ये काम हम लोग बचपन से कर रहे हैं। याद आ गया होगा आपको, बचपन में ही सिखाया गया था, है ना। इससे कभी भी गुणनफल हमारा खराब नहीं होता है, हमेशा सही जोड़ होता है, मतलब सही गुना होता है। एक जबरदस्त क्वेश्चन पेडागोजी का बच्चों देखिए, प्राथमिक स्तर पर सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य, प्राइमरी लेवल पर सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एम ऑफ मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल पर। देखिए हर चीज का ना एम होता है। आप देखिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पेपर 1, पेपर 2, हम बोलते हैं देखिए बीएड वालों को प्राइमरी पे अलाउ नहीं किया जाएगा। लड़ने वाले, स्ट्राइक करने वाले करते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों ब्रिज कोर्स करना है, सबके पीछे कारण है। क्योंकि जब प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है तो प्राइमरी लेवल के हिसाब से पढ़ाना है, उसकी ट्रेनिंग आपको है तभी आप कर सकते हैं। सेकेंडरी लेवल की ट्रेनिंग है, हाई स्कूल की ट्रेनिंग है, तो आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ा लेंगे, ये आवश्यक नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्राइमरी लेवल पर इंपॉर्टेंट है, क्या वो शारीरिक कौशल विकसित करना है, भाषा कौशल या समूह कौशल? नहीं, सबसे ज्यादा है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। मतलब प्राइमरी लेवल पर मैंने अभी सुबह एक क्लास ली थी, उसमें मैंने बोला था कि एग्जाम है नजदीक, आपको 2 चीज पे ध्यान देना है, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। याद है किसी को? मैंने बोला था। तो उसका मतलब ही यही है, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहने का मतलब यही है। सकारात्मक दृष्टिकोण हम विकसित करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए वही जरूरी है। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट है, कोई मतलब नहीं। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार याद करना डैश उद्देश्य का एक कारक है। याद करना किसके अंतर्गत आता है? देखिए ब्लूम ने वर्गीकरण में 3 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में बांटा। कोई मुझे बता सकते, तीनों को डिफाइन कर सकते हैं? एक तो उन्होंने बोला संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक। ये तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बस अब भाव में मतलब क्या मीनिंग हो सकता है तीनों का अलग अलग, बस उतना बताना है। प्रिया, प्रीति, ओके, प्रीति चौधरी, बताइए प्रीति, ये तीनों में, 3 डोमेन में क्या क्या पता चलता है? हेलो, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। संज्ञानात्मक विकास मतलब हमारी जो बौद्धिक क्षमता का विकास होता है जी। और भावनात्मक विकास में हमारी भावनात्मक शारीरिक क्षमता और क्रियात्मक क्रियाशीलता के बताता है, करके सीखने के लिए बात करता है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, आप जब जैसे सभी लोग अभी जुड़े हुए हैं इस जगह पे, सभी लोग ध्यान से देखिए, तो क्या हो रहा है बेसिकली, आप सभी लोग अपनी अपनी नॉलेज भी दिखा रहे हैं, है ना, आप सीख भी रहे हैं, लेकिन आप उससे कुछ भाव भी सीख रहे हैं, है ना। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस चीज को कैसे समझना है। तो जब आप नॉलेज लेते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं, तो सिर्फ यही नहीं सीख पढ़ते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और उससे नॉलेज हासिल कर रहे हैं, उससे आप एक भाव भी हासिल कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा जैसे जो व्यक्ति होता है वो नम्र होते जाता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे भाव भी सीखते हैं, और इन सब को करने के लिए आप कुछ क्रिया करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो इसलिए क्रियात्मक भी होता है। जीवन में आपको ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे पेडागोजी का यही 3 सार है कि या तो पहले तो ज्ञान लेंगे, लेकिन सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा। घर में आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग भी बोलते होंगे कि खाली पढ़ल लिखल से ना होई, पढ़ने लिखने से ना होगा भाई, उसको समझदारी भी विकसित करना चाहिए, है? पढ़ा लिखा पीएचडी है, माँ बाप का सम्मान नहीं करता है, तो वो क्या है, वो भावात्मक पक्ष पे बोल रहे हैं, है ना। सब कुछ जानते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर लिए हैं, घर में एक बल्ब फ्यूज हो गया है, नहीं बदल रहे हैं, तो आपके पास क्रिया नहीं है, आप कर नहीं पा रहे। तो भाव संज्ञान के साथ साथ क्रियात्मक और भावात्मक ये सब होना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्या कहता है, गणित भाषा की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी सबसे उपयुक्त है ना। गणित भाषा की निम्नलिखित विशेषता में से कौन से सबसे उपयुक्त है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि इस सब में से क्या आपको लगता है।
कमजोर है, सटीक है, प्रपंची है या कठोर है? भैया देखिए, गणित जो है ना, गणित का यही मेन एजेंडा ही है कि गणित हमेशा सटीक होता है, प्रिसाइज होता है, कमजोर नहीं है ये। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गणित में अभी मान लीजिए ऋचा को कुछ और आंसर आया, राम को कुछ और आंसर आया, आरुषि को कुछ और आंसर आया, नेहा को कुछ और आंसर आया। दैट्स नॉट पॉसिबल। सबको एक ही आंसर आएगा, है ना। गणित में अगर आंसर है 4.5 तो 4.5 ही आएगा, किसी को 10, किसी को 12 नहीं आएगा। दैट इज सटीक, ये एक सटीक चीज है। व्याख्या विधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या छात्र केंद्रित है, या शिक्षक केंद्रित है, या यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है? बताइए, व्याख्या विधि को कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? इसके गुड एंड बैड कौन बताना चाहेगा, एक बार बताइए। तो यहां पर पहली बात तो डी आंसर नहीं होगा, ये शिक्षक केंद्रित है, बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको बताना है कि ये क्यों है। श्रेया हेलो गुप्ता सर, नमस्ते। जी, नमस्ते, बताइए। यस, व्याख्या विधि जो होती है सर, वो उसमें जैसे टीचर एक्टिव होता है, वो बच्चों को उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताता है, और इसमें बच्चे सिर्फ सुनते हैं और निष्क्रिय रूप पे रहते हैं। कभी कभी बच्चे इसमें बोर भी हो जाते हैं और उनका मन नहीं लगता। व्याख्या मतलब एक ही साइड से बस टीचर ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हैं इस पे। तो इसका कुछ फायदा नहीं है, इसका मतलब? और कुछ कुछ चीजों में इसका फायदा भी होता है, जैसे कि कोई टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक, उसको अगर हमें कभी कभी व्याख्या करके ही समझा सकते हैं। जैसे कि अगर हिंदी का हम लोग गद्यांश जो होता है सर, उसकी हम जी। व्याख्या करके ही उस बच्चों को बता सकते हैं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, व्याख्या विधि अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि व्याख्या का कोई काम नहीं है, व्याख्या विधि का काम है। और व्याख्या विधि शिक्षक केंद्रित है। जब भी हमें कोई चीज, नया चीज बताना हो तो हम व्याख्या विधि से बताते हैं, क्योंकि अगर हम वहां पर व्याख्या विधि का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर नई चीजें बच्चे को हम नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यह एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है। और निरंकुश विधि भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का ज्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का फायदा होता ही नहीं, क्योंकि कभी भी नई नई चीजें पढ़ानी हो, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ठीक है, डिबेट चल रहा है, प्रोजेक्ट विधि, यहाँ पर मुझे लगता है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यही है बेसिकली। घर बैठे भी सबसे बेस्ट चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बोलने का महत्व नहीं, जब आप सुनते हैं और सिर्फ मैं बोलता हूँ उसका भी महत्व है। व्याख्या विधि भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों पक्ष को हमको समझना है। एक्सेलेंट। गणित वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? गणित आकार और मात्रा के तर्क से संबंधित है, या गणित राय से संबंधित है, या गणित बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है? बताइए सब लोग। गणित एक प्रकार का विज्ञान है, ये बात तो सब लोग समझते हैं, लेकिन गणित विज्ञान है, ये किस चीज से जुड़ी हुई है? गणित हमेशा डेटा पे बात करता है बच्चों, है ना। देखिए, यहाँ पर मैं फिर से आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जो आकार है और मात्रा है, ये एक्चुअल में डेटा है। अगर मैं बोलूं कि आप 5 मीटर उधर देखो, नाप के लाओ, या आप देखो कि आपके घर का पलंग का साइज क्या है, या आप देखो कि ये कितना निकलता है, तो ये मात्रा है ना। यहाँ पे राय काम नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इतना में हो जाएगा, ये राय है। गणित में ये नहीं चलता है। गणित किसी भाव पे नहीं चलता है, गणित लॉजिक पे चलता है, तर्क पे चलता है। तो इसलिए यहाँ पर हम राय नहीं बोलते, बोले जाने वाली भाषा का भी महत्व नहीं है। गणित कैलकुलेशंस है, गणित डेटा पे निर्भर करता है। आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, दिखा दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि गणित भाषा पे निर्भर करता है। गणित निर्भर अपने लॉजिक पे ही करेगा, हमेशा वो मात्रा की बात करेगा, सटीकता की बात करेगा, एकदम टू दी पॉइंट बात करेगा, है ना। इसलिए देखते हैं, जब गणित की परीक्षा होती है तो आपको जितना आता है उतना ही नंबर आता है। लेकिन भाषा की परीक्षा हुई या कहीं पर लिखने की परीक्षा हुई तो एकदम 4-4 पन्ना लिख रहे हैं, 2 लाइन याद है, उस पर 4-4 पन्ना घुमा घुमा के लिख रहे हैं। तो गणित वैसा चल ही नहीं सकता है। गणित में हमेशा आपको चाहिए कि आप एक एक चीज, छोटी छोटी चीज को आप टू दी पॉइंट देखिएगा, तभी आपसे गणित बन पाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ? आकार और मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन है ना। अभी मुझे एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो योगात्मक और
रचनात्मक, दोनों में बढ़िया से डिफरेंस बताए। कौन बताएगा? तो यहाँ पर कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन है, पहले वो भी आप देख लीजिए, है ना। योगात्मक मूल्यांकन मतलब जजमेंटल है। बेटा मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं क्लियर कि इसमें से कोई भी योगात्मक मूल्यांकन नहीं है, पहली बात तो, है ना। जो लोग पोर्टफोलियो बोल रहे थे, पोर्टफोलियो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में तो आपको हर चीजें डेटा आपकी रहती है, वो तो आपका सबसे ज्यादा सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात होती है उसमें, है ना। तो वो नहीं है। अभिषेक जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है अंतर योगात्मक सर, ये योगात्मक? दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि सर ये योगात्मक में सर ऑल ओवर जो एग्जाम होता है उसका इंक्लूड कर करके हम देखते हैं, और रचनात्मक में क्या क्या क्रिएटिविटी हुआ है उस क्लास के दौरान, क्या क्या वो बच्चा एक्टिव रहा, कैसा, उसके बारे में हम उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं डाटा। जी जी। और कोई इस पर बोलना चाहते हैं तो एक बार ऐसे हाथ हिला दीजिए, मैं देख रहा हूँ जिनका वीडियो ऑन है। जी जी, थैंक यू अभिषेक जी। और कोई बोलना चाहते हैं, एक बार हाथ हिला दीजिए। प्रीति, संगीता, प्रीति एक बार बोल चुकी है, संगीता आप बोलिए। आप लोग चिंता मत करिएगा, मौका सबको मिलेगा, हम लोग को मिलके ही काम करना है। बताइए संगीता। सर योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो कक्षा के अंत में होता है, जैसे कि कहते हैं कि एनुअल परीक्षा होती है, और रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है कि वो कक्षा के दौरान भी होता है, जैसे आप यूट्यूब पे भी करते हैं हम लोग अगर कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। आप कहते भी हैं कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो इससे पता भी चलता है कि हम क्लास के दौरान कितने इंक्लूड हैं कक्षा में। ये सब होता है रचनात्मक में। तो बताइए, यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन था, एक था मौखिक परीक्षण, तो मौखिक परीक्षण क्यों हम योगात्मक में नहीं रखे? सर मौखिक परीक्षा इसलिए है क्योंकि कि वो हर दिन होता है कि मौखिक परीक्षा रचनात्मक में आएगा, लेकिन ये नहीं कि हम उसका इंक्लूड आपके एनुअल में भी कर लेंगे कि उसमें भी हम आपकी मौखिक परीक्षा ही लेंगे। जी जी, वेरी गुड। देखिए 3 ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है, मौखिक परीक्षा, उपाख्यानात्मक अभिलेख और पोर्टफोलियो, ये तीनों ही चीज जो है बच्चों के डेटा का डिटेल एनालिसिस है, या बताता है कि हाँ अब मौखिक, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस बेसिस पे आपको नौकरी मिल गई। ये आपका विश्लेषण है, इसमें आप में सुधार हो रहा है, आप सभी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी है, उसमें भी हम वही करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा पोर्टफोलियो भी है, उसमें बच्चों के डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे का जजमेंट है। तो इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग गलती कर सकते थे, पोर्टफोलियो भी योगात्मक नहीं होता है, पोर्टफोलियो एक सतत व्यापक मूल्यांकन का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबेकस का उपयोग हम किस चीज के लिए करते हैं, आप सभी लोग बता दीजिए। मुझे लगता है कि हर बच्चे जानते हैं इस चीज को। जोड़, है ना, घटा, गुना, भाग के लिए करते हैं, और दो मैंने और बताया था, वर्गमूल और घनमूल, उसमें भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें से सारा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी गणितीय अवधारणा को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता नहीं है? ये नॉट का ना ध्यान रखिएगा हमेशा। To teach any mathematical concept, teacher need not to think about. गणित के प्रश्न बना रहे हैं ना, खाली गणित की तरह से सोचेंगे, एकदम बस सटीकता, लॉजिक। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। साथ साथ अधिगम, समूह कार्य, समस्या आधारित, ये तीनों पॉजिटिव चीज है। छात्रों को सजा कभी भी अच्छी चीज नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, सजा देना कभी भी अच्छी बात नहीं, कभी भी अच्छी बात नहीं है ना। मजबूरी में अगर हम देते भी हैं तो भी वो अच्छा तरीका नहीं। तो छात्रों को सजा, गणितीय अवधारणा क्या, पेडागोजी में कहीं पे भी छात्रों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंद अंत प्रश्न। आपने पैटर्न देखा होगा मैथमेटिक्स में, मैं ये तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, 3-4 दिन के अंदर ये तीसरा क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड का। तो आप इसका इंपोर्टेंस समझ सकते हैं।
बंद अंत प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, या इसका उपयोग ज्ञान या तथ्य की समझ प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसका केवल एक सही उत्तर होता है, या बंद अंत प्रश्न में विचारशील और खोजी प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती है, या यह छात्रों के अन्वेषण करने की अनुमति देता है। देखिए यहाँ पे सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि बंद उत्तर अंत प्रश्न वाले जो होते हैं ना, ये क्लोज्ड, मतलब यहाँ पे ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। तो कई संभावित उत्तर जो है, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि आपको एकदम डायरेक्ट है। ज्ञान तथ्यों की समझ प्राप्त करने के लिए और एक ही सही उत्तर होता है। जो अभी काम आप कर रहे हैं, आप जिस टेस्ट में अभी जुड़े हुए हैं, ये बंद उत्तर वाला है, इसमें केवल एक सही उत्तर है। आपको मतलब जैसे अभी मैं बोलने का आपको मौका दे रहा हूं तो वो फिर आ जा रहा है ओपन एंडेड में, लेकिन जब तक आप सिर्फ एमसीक्यूज में अपनी आंसर दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, ए बी सी डी, दैट्स इट, है ना। फिर जब हम डिस्कशन करने लगते हैं तो वो ओपन एंडेड हो जाता है। तो लेकिन ये नॉर्मली बंद उत्तर ही है ना। विचारशील इत्यादि कुछ अन्वेषण का मौका ही नहीं है, आपको तो बस उसमें बताना है। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, और आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? Which of the following is not the aim of mathematics teaching? बताइए सब लोग, गणित के शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? दैनिक जिंदगी में गणितीय अवधारणाओं को समझना, या छात्रों के गणितीय ज्ञान को ठीक से विकसित करना, या छात्रों की निर्णय क्षमता को विकसित करना, या केवल मानसिक गणना कौशल विकसित करना? बताइए, गणित के शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? सब लोग बताएंगे। अभी इसको सोचिए कि, और ये भी मुझे बताइए कि ये क्यों करेक्ट आंसर नहीं। देखिए, दैनिक जिंदगी में गणितीय को समझना, ये तो रियल लाइफ से जोड़ के हो गया। छात्रों के गणितीय ज्ञान को ठीक से विकसित करना, ये भी अच्छी बात है। निर्णय क्षमता भी विकसित करना, लेकिन केवल मानसिक गणना कौशल विकसित करना ये उद्देश्य नहीं है। कौन बोलेगा इस पर? इस पर कौन बोलेगा कि ये क्यों हमने क्यों डी करेक्ट आंसर लगाया? क्यों डी करेक्ट आंसर लगाया? देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं, गणितीय कौशल की बात करते हैं और इसके अंतर्गत केवल मानसिक गणना की बात करते हैं, बताइए आरुषि सिंह, क्यों हम कहते हैं हेलो जी बताइए, क्यों कहते हैं कि वो नहीं होगा डी ऑप्शन? सर, ये मानसिक गणना जो होती है, जो एक बार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ये है कि केवल मानसिक गणना कौशल विकसित करना, ये गणितीय कौशल के अंदर नहीं आता है, उद्देश्य नहीं है। क्यों नहीं? यस सर, जी बिल्कुल, क्योंकि ये केवल ये मानसिक ही नहीं, ये जब बच्चे गणित सीखते हैं तो ये इसमें शारीरिक भी विकास होती है, मानसिक भी होती है, क्रिया भी करते हैं, हर चीज में गणित है। तो केवल ये मानसिक पर ही बात नहीं करते हैं गणित का। ओके ओके ओके, गुड। देखिए, यहाँ पे केवल मानसिक गणना कौशल, मानसिक गणना क्या होता है? मानसिक गणना जो है, मतलब आप मन में कोई चीज गिनती कर लेते हैं कि 2 3 4 5 6। गणित तो का संसार बहुत बड़ा है, गणित में कोई एक चीज नहीं है, गणित में हजारों चीज है। गणित में आपका लॉजिक है, गणित में आपके कैलकुलेशंस हैं, गणित में आपका बहुत कुछ है ना। चीजों को निकालना है, एक ज्ञान को ज्ञात से अज्ञात पे ले जाना है, मूर्त से मूर्त पे ले जाना है, ज्योमेट्री है, आप देखते हैं अबेकस, विनतारा, कितनी चीजें करते हैं हम लोग। तो गणित एक्चुअल में सब कुछ है, आपका जीवन, आपका 100% सब कुछ गणित ही है। गणित में संसार लिखा है, आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था। तो गणित एक ऐसा चीज है जिससे आप जीवन के किसी भी कार्य को करते हैं, है ना। मतलब इस समय पर हम सभी लोग जो भी चीज कर रहे हैं उसमें गणित है। सर की क्लास शुरू हो रही है, 5 मिनट पहले जुड़ना है, वो भी गणित है। टाइम से नहीं जुड़ेंगे, 5 मिनट बाद तक ही मौका है, वो भी गणित है। क्लास में किस टाइम पर क्या एक्शन लेना है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो बोलते हैं, उसके अंदर भी गणित है। ये जितने भी मैथमेटिकल, रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये सब में गणित है। और सबसे बड़ी बात कि हाँ, ये जो केवल वर्ड होता है, ये बहुत हद तक निगेटिव होता है कई जगह पे, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार जब आपको ऐसे प्रश्न आएंगे
तो आप इन चीजों को ध्यान से देखिएगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। तो कई बार केवल का अर्थ बहुत सकारात्मक वे में भी किया जाता है कि हम, जैसे कि अब बच्चे को फोकस, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा मुख्य कार्य है आपको पढ़ाना, है ना, आपको मस्ती करवाना, आपको ये कराना, उधर कराना, घुमाना नहीं है। तो किस समय पर हमारा क्या उद्देश्य है, उसके हिसाब से ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो प्लीज जब भी हम ऑप्शन को देखेंगे तो वी आर ओपन टू थिंक। मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो चलते हैं, निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, मैं 100% डिनाई नहीं कर रहा हूं उससे, लेकिन लकीर का फकीर पेडागोजी में आप नहीं बन सकते हैं कि वो लाइन ऐसा है तो ऐसा होगा। ये चीज मैंने तो आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैं जब भी किसी क्वेश्चन को दूसरे वे में पढ़ता हूँ या दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं, उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही बताएगा कि उसका आंसर क्या है, मैं पहले से नहीं बता के रख सकता हूँ। पहले से बस अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं तो बस आप ये जानिए कि कभी भी कोई शिक्षक जितना ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, अगर किसी ऑप्शन में है जिसमें कि शिक्षक बहुत एफर्ट लगा रहा है और खुद का भी शिक्षक का व्यवहार उस हिसाब से है, उन सभी ऑप्शंस को हम ज्यादा सकारात्मक मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी सोचिए ना, कोई इंसान आपको कभी भी मदद करने आया, वो आपको फोन पे बता दिया कि भाई ठीक है वहां चले जाना, तो वो आपको मदद किया। कोई इंसान वो पूरा डिटेल में बताया कि नहीं नहीं ऐसे जाना, ये जाना, वो जाना, वो ज्यादा मदद किया। अब कोई इंसान बोला भाई मैं आ रहा हूँ तुमको पहुंचा दूंगा, वो अपना गाड़ी से आया, आपको बिठा के पहुंचा दिया, तो रियल लाइफ में भी आप उसको ज्यादा मददगार या ज्यादा अच्छा मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से टीचर में भी निर्देश दे दिया, ठीक है अच्छी बात, बच्चे को बता दिया, सजेशन दे दिया कि तुम ऐसे कर लो, वो अच्छी बात। शिक्षक खुद में भी उस व्यवहार को इंप्लीमेंट कर रहा है, ये और भी अच्छी बात है। तो कभी भी शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमको ये देखना है कि वो शिक्षक खुद में उस व्यवहार को, टाइम से आओ सब, अब मैं खुद ही टाइम से नहीं आ रहा हूं, तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट। तो टीचर को खुद में सबसे पहले वो व्यवहार इंप्लीमेंट करना है, और उसके साथ साथ बच्चे को जब बाल केंद्रित पर जाएंगे तो बच्चे को बता देना, समझा देना, गाइड कर देना, वो सब ठीक है। लेकिन जब बच्चे को आप खुद करने का मौका दे रहे हैं, जो लोग स्क्रीन पे मौजूद हैं, जब आप खुद इस चीज को बोल रहे हैं, इससे बढ़ के मेरा कोई सजेशन नहीं। बिकॉज आप ही हैं, आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका मन ही है जो आपका है, बाकी सब चीज ऐसे ही है। वो चीज लिए तो लिए, नहीं लिए तो नहीं लिए। सो आज आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, दैट इज द एक्सट्रीम चाइल्ड सेंट्रिक थिंग। तो बच्चे के हिसाब से सोचेंगे, बच्चे को सबसे ज्यादा करने का मौका देना, और हमारे हिसाब से सोचेंगे तो शिक्षक बढ़िया से करके दिखाए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में मिलेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन और डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, जय हिंद।